फीचर्स पढ़ लिए थे, सही ना? आयनिक कंपाउंड के फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं सर। हाँ बोल ऋषि। सर एक बार ये नॉन डायरेक्शनल नेचर करा, एक बार दोबारा बता दो। नॉन डायरेक्शनल नेचर तो मैंने बोला ना कि कोई भी किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसे नॉन डायरेक्शनल नेचर बोलते हैं बॉन्ड्स का। सही है। यस सर। फीचर्स, अब फीचर्स में हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स एक लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी इसको हैमर से मारेंगे या फिर गिरेंगे तो ये टूट जाते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड जो है इसके अलावा नॉन डायरेक्शनल, इसके अंदर बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। बॉन्ड कौन से डायरेक्शन का नेचर का है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का। और ये सिंपल रेशियो में जितना हो सकेगा उतना पॉसिबल करेंगे कि सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करें। मान लिया जैसे मैंने जैसे CaO है तो Ca2+ होगा और O2- होगा, तो उसको Ca2O2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको CaO। सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। जैसे Al3+ है और P3- है, तो कैसे लिखेंगे इसको? Al3P3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Alp, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो ये सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है इसके अंदर, तो इस वजह से नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है इनके अंदर, इसलिए ये भी आगे पता लगेगा तुम्हें। ये मैंने बताया सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे, कैटायन एनायन एग्जिस्ट इन सिंपल रेशियो। जैसे नहीं एग्जिस्ट कर सकते हो बात अलग है। Al पे 3 पॉजिटिव है और O पे 2 नेगेटिव है, तो फॉर्मुला तब तो Al2O3 लिखोगे तुम, सही ना? तो Al2O3 आएगा। अच्छा, एक तो ये आ गया प्रॉपर्टी, और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी कि इसके अंदर कोई भी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें नॉन डायरेक्शनल नेचर है बॉन्ड्स का, नॉन डायरेक्शनल नेचर है बॉन्ड्स का। इसलिए एक प्रॉपर्टी होती है जो शो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत डिटेल में है, स्टीरियो आइसोमरेज। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो ये प्रॉपर्टी शो होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर नॉन डायरेक्शनल नेचर है, इसलिए दे डू नॉट शो, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमरेज। क्लियर, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमरेज। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके फीचर्स में? इसके फीचर्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर ये स्टीरियोइज्म क्या है ये नहीं पूछना, अरे पूरा 11th और 12th में बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक के अंदर टॉपिक है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी, पूछना नहीं है इसमें। बस मैंने लाइन बोली वो ध्यान रखनी है कि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स की वजह से ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। सही है। देखो ओके हमें सर। बहुत पीक लेवल पे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई पॉइंट छूटे ना, ये आगे जाके तुम्हें क्लियर होंगी सारी चीजें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है स्टीरॉइड्स में। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब इसके अलावा मैंने तुमसे पूछा था अभी लास्ट क्लास में, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, एटम्स क्या है, और ये कंपाउंड क्या है, लैटिस क्या है। इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ या फिर तुम्हें वैसे बताता हूँ मैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? which consist of same or different elements, which can have same or different elements, but can exist independently, लाइन समझ आ गई नहीं? कंसिस्टिंग ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स, सेम और डिफरेंट एटम्स, बट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या है? मॉलिक्यूल। दूसरा, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, चाहे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो चाहे ना हो, एक ही बात है। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, चाहे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो चाहे ना हो। और लैटिस क्या है? रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर, रिपीटिशन ऑफ एटम्स हो जाए, रिपीटिशन ऑफ एटम्स हो जाए या आयंस हो जाए, इन ए यूनिफॉर्म मैनर, रिपीटिशन इन ए यूनिफॉर्म मैनर, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स
यूनिट्स में एटम्स आयंस कुछ भी आ सकता है, इन यूनिफॉर्म मैनर, इन यूनिफॉर्म मैनर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल पूछ रहा हूँ और तुम्हें बताना है वो क्या है, सही ना, मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें बताना है ये क्या है। पहले बताओ चारों की डेफिनेशन में किसी को डाउट तो नहीं कोई? चारों की डेफिनेशन में किसी को डाउट तो नहीं है? देखो उधर, नो सर। तो देखो उधर, O2 O3 N2 ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल। O2 O3 N2 ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल दे दिया इसका मैंने। एलिमेंट, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो मैं खुद बताना उसके अंदर। ये याद कर लेना, एलिमेंट का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ यूनिट्स। एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ यूनिट्स, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, इंडिपेंडेंटली हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। मॉलिक्यूल में सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और लेटेस्ट तो पूरा क्या है? रिपीटिशन है। लेटेस्ट पूरा रिपीटिशन है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें इसमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, लेटेस्ट है। एटम सबको पता है ना क्या होता है? एटम सबको पता होगा। जैसे हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एटम सबको पता है, अकेला होगा तो एटम बोलेंगे इसको ना। तो अब तुम्हें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, लैटिस है। मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है ना, ये आइडेंटिफाई करना तुम्हें। हाँ, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी, पहले से बताऊंगा तो तुम याद कर लेना अभी। क्यों? क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए, सही ना, पढ़ा नहीं है इसलिए याद कर लेना उसको। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, S8P4 एलिमेंट और कंपाउंड और मॉलिक्यूल लैटिस। S8P4, है ना, S8 आ गया, P4 आ गया, SiO2 आ गया, ZnS आ गया, ZnS आ गया। इसके अलावा डायमंड आ गया। फिर ले लेते हैं इसमें से CsCl आ गया, CO2 आ गया, N2O आ गया। चलो इन्हीं में बताओ जरा, इसी में बताना तुम्हें कि क्या क्या है ये, या फिर और ले लेते हैं। पोटेशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, और ले लेते हैं हम इसमें HCl। HCl, चलो अब इसमें निकालो जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और लैटिस बताना है। एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और लैटिस। सर क्वेश्चन मैं क्लियर है सबको? यस सर। निकालो जल्दी से। सर मैं बताऊँ? कौन बोल रहा है? सर आरुष। आरुष, अभी सारे कर लिए तूने? यस सर। सारे कर लिए? पहला बता जरा क्या है? सर एसिड एक मॉलिक्यूल है। एसिड मॉलिक्यूल है। अब आयुष तभी मैं कह रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें। S8 है ना, ये कौन बताएगा एसिड क्या है? वेदांत। कनिष्क, वेदांत, अर्नव। सर एलिमेंट। ये एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है। नहीं समझ आई बात? ये कंपाउंड नहीं होगा, ये लैटिस नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, कैसे करना है अब?
सर बट सल्फर Yes, sir. एलिमेंट के हमने सल्फर एलिमेंट है तो सर उसका हमने मॉलिक्यूल बनाया ना, एसिड तो उसके अंदर चेन का उसका पूरा मॉलिक्यूल होगा। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ सर इंडिपेंडेंटली तो सर फिर एसिड एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो फिर सल्फर तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। एलिमेंट हो गया। और एक मिनट, सेम एटम्स हैं इसके अंदर कि नहीं? यस सर, होमो एटॉमिक सेम स्पीशीज। एटम चाहे चाहे इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, या इंडिपेंडेंट हो या फिर बहुत सारे हो, लैटिस की फॉर्म में हो, तो उसको एलिमेंट ही बोलेंगे अगर सेम एटम्स है तो। सर ये लेटेस्ट क्यों नहीं है? लैटिस इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा रिपीटेशन नहीं हो रहा, बस एक जगह जगह के जाके रुक रहा है। एसिड का स्ट्रक्चर है ना, ये देखो क्राउन शेप होता है स्ट्रक्चर, ये देखो। सर इसमें तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं होती वैसे। उज्जवल, आधी अधूरी नॉलेज होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना। जैसे ओ एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे, ओ इस फॉर्म में क्राउन शेप की फॉर्म में एग्जिस्ट, ये सेट हो गया पूरा क्राउन शेप। ओ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ओ का साइज छोटा, तब होंगी लोन पे रिपल्शन। समझा कि नहीं उज्जवल? 2p वाले में होती है लोन पे रिपल्शन। 2p वाले में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो लोन पे रिपल्शन होगी। ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ में कराऊंगा मैं, अभी छोड़ दो उसको। ओके सर। अभी करना है ये क्वेश्चन, मैं करा दूं पूरा? सर करना है। अच्छा, ये ट्राई करो जल्दी से। सर तो बेसिकली एक लैटिस हमेशा एक एलिमेंटल फॉर्म के अंदर भी हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो एलिमेंट तो है ही है। नहीं नहीं नहीं, अब सर मान ले NaCl है, वो एलिमेंट फॉर्म में था क्या NaCl? हाँ सर, वो नहीं मतलब एक होमो एटॉमिक स्पीशीज के अंदर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ होमोटोमिक अगर है तो होगा। ये एक बार देख अर्नब, उसने वेदांत ने ज्वाइन क्यों नहीं किया है? सर मैं पूछता हूँ उससे। हाँ, चलो कर लिया सबने क्या ये? कर लिया सर। चलो, हाँ नेक्स्ट बताएंगे अब। P4 क्या है? सर एलिमेंट एलिमेंट और मॉलिक्यूल।
एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना, अगर मैं P4 रेड लिख दूंगा या ब्लैक लिख दूंगा, रेड लिख दूं ये व्हाइट वाला होता है इस फॉर्म में, अगर मैं रेड या ब्लैक लिख दूंगा ना तो ये लैटिस बन जाता है, एलिमेंट और लैटिस होगा। फिर P4 व्हाइट अगर है तब तो सही है तुम्हारा आंसर। P4 व्हाइट है ना तो वो ऐसे एग्जिस्ट कर जाता है, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये P4 है व्हाइट फॉर्म में। ये ऐसे मान लेना, वो देखिए ना बर्थडे वाली कैप जो होती है, समझिए ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, नहीं समझे? समझ गए सर। सर तो ये पिरामिडल है या कैटेगरी टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल। और या फिर तुम बुक्स में ऐसे दिखा रखा है, ये भी दिखा सकते हो, मतलब बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इस टाइप से मत सोचना बस। ये और ये ऐसे दोनों स्ट्रक्चर है इसके P4 के। समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं? जैसे ये बॉन्ड तुम्हें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखना चाहिए, ये P4 का स्ट्रक्चर है व्हाइट फॉर्म में। व्हाइट फॉर्म में तो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन रेड और ब्लैक फॉर्म में ये किस फॉर्म में होगा? लैटिस फॉर्म। चलो नेक्स्ट, अब एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वेदांत का रिप्लाई आया है, वो कहीं बाहर जा रहा है ड्यू टू सम इमरजेंसी, तो अच्छा चलो सही। SiO2। सर कंपाउंड। सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये कौन बोल रहा है? समर्थ। किसने बोला आंसर? समर्थ। गलत है ये आंसर। समर्थ ये 9th 10th के बच्चों को आंसर करने दे। देखो SiO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SiO2 हमारा होता है लैटिस, कंपाउंड और लैटिस है, कंपाउंड है लैटिस। ध्यान ध्यान देना, SiO2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए लैटिस के जो है ना, ये तुम्हें आगे जाकर जब 12th तुम कम से कम इनऑर्गेनिक आधा कर लोगे तब तुम्हें क्लियर होंगी चीजें। SiO2 ध्यान देंगे, SiO2 ये है। आ रहा स्ट्रक्चर समझ की नहीं? देखो सर समझ आ रहा है, कंटिन्यूड है पूरा, ये पूरा कंटिन्यूड है। हाँ बोलो। सर सिलिकॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, सिलिकॉन तो कोलन क्रिस्टल होता पूरा, और सिलिकॉन नहीं है ये, SiO2 है। सिलिकॉन देता तो वो भी क्रिस्टल होता, वो एलिमेंट बनता और लैटिस बनता। अच्छा अभी ये समझ आ गया कि नहीं? सर समझ आया? अब ये SiO2, इसको SiO2 क्यों कहा है पता है ना? एक सिलिकॉन को ले लो और उसके साथ कितने एटम अटैच है ऑक्सीजन के, चेक करो। एक सिलिकॉन को ले लो और उसके कितने एटम्स अटैच है ऑक्सीजन के, चेक करो। ये सिलिकॉन ले लिया मैंने, एक मिनट, ये सिलिकॉन लिया, अब इसके देखो कितने एटम्स ऑक्सीजन के अटैच्ड हैं। ये इधर हाफ, ये आधा इधर है, तो आधा इसके पास भी तो है। ये भी हाफ, ये भी हाफ, और ये भी हाफ। नहीं समझ आया? तो कितने ऑक्सीजन है एक सिलिकॉन के साथ? एक सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन है? दो है ना। SiO2 ये स्ट्रक्चर है, याद रखना ये SiO2। CO2 मॉलिक्यूल है लेकिन SiO2 नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। SiO2। हाँ बोलो। सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा लैटिस है कौन सा नहीं है? मैंने अभी बोला ना, गर्व मैंने क्या बोला अभी, ये आगे जब आधी केमिस्ट्री हो जाएगी ना, मतलब तुम्हारा इनऑर्गेनिक में स्पेशली, जब तुम ये P ब्लॉक पढ़ लोगे अपने 11th क्लास का, तब तुम्हें समझ आएगी वाली चीजें। लेकिन तब भी अभी याद कर लोगे तो फायदा मिलेगा बाद में। अभी याद कर लोगे तो जो मैंने एटलीस्ट एग्जाम्पल लिखी है उसको याद कर लो जरूर। ओके सर। अभी तुम्हारे दिमाग में जैसा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या चीज है, ये है क्या, मॉलिक्यूल क्या है,
कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, लैटिस क्या है, ये क्लियर होना चाहिए अभी। तो ये लैटिस है और कंपाउंड है, सिर्फ तुम्हें लैटिस पहचानने में दिक्कत आएगी अभी। चलो नेक्स्ट बोलेंगे। बोलो नेक्स्ट। सर कंपाउंड जेडएनएस क्या है, लैटिस ध्यान देना। हाँ लैटिस है, जेडएनएस आयनिक फॉर्म में होता है, और ये कंपाउंड तो है ही और साथ में लैटिस है, बाकी क्रॉस। डायमंड, सर एलिमेंट एलिमेंट और मॉलिक्यूल। डायमंड तो एलिमेंट तो है ही और साथ में लैटिस है। CSCl, सर कंपाउंड लैटिस। हाँ CSL कंपाउंड तो है ही और साथ में आयनिक कंपाउंड है तो लैटिस भी। CO2, सर मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल। हाँ कंपाउंड है और साथ में मॉलिक्यूल है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। लैटिस नहीं है CO2, CO2 गैस होती है तो उसके मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। CO2 गैस है, इसके मॉलिक्यूल जैसे एक CO2 का मॉलिक्यूल इधर है तो एक इधर है, ऐसे। तो इट्स मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो दो अलग अलग एटम्स हैं, तो इसके मॉलिक्यूल क्यों कंपाउंड। नहीं है एंड क्या सर? ZNS मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? जेडएनएस आयनिक कंपाउंड है, आयनिक Zn2 + H2-, इसमें प्लेसमेंट होती है क्यूबिक के अंदर। डायमंड का स्ट्रक्चर होता है इसका भी, जेडएनएस का भी डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सारे कार्बन हटा करके आधी जगह जेडएन रख दो, आधी जगह एस रख दो, तो डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट N2O, N2O, सर कंपाउंड। N2O कंपाउंड है और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। पोटेशियम सॉलिड, एलिमेंट। 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 और लैटिस। लैटिस। पोटेशियम में मेटालिक बॉन्ड्स होंगे बहुत सारे कि नहीं, ये तो बताया हुआ ना, पोटेशियम मेटल है। और रुबिडियम, एलिमेंट। और एलिमेंट एंड लैटिस। एलिमेंट लैटिस। HCl गैस फॉर्म में होता है, तो HCl गैस फॉर्म में ही होता है, ध्यान रखना चीज का। HCl कंपाउंड। सर कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अभी समझ आया कुछ कि नहीं? है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? है ये तुमने पढ़ा हुआ है, 7th 8th में स्टार्ट होता है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, पता है ना कि नहीं? ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन ले लिया पूरा। सर डायमंड मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? डायमंड मॉलिक्यूल उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्या? मॉलिक्यूल का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सर वो इंडिपेंडेंट ही तो होता है। कहाँ इंडिपेंडेंट? कंटिन्यू नहीं अभी बताया पीछे, ये देख। सर जो हम डायमंड के क्रिस्टल देखते हैं वो तो इंडिपेंडेंट ही होते हैं। ये सब उसका एक एटम कितना छोटा होता है, तू देख सकता है क्या उसको? तू एक एटम के कार्बन के, ये सब इसमें डैंगलिंग वैलेंसीज होती है ना, फ्री वैलेंसीज सब में होती है ये, समझा कि नहीं? है ये ऐसे डैंगलिंग वैलेंसीज हैं सब में। डैंगलिंग मतलब फ्री वैलेंसीज। ओके सर। सर मतलब ये अभी और भी इसमें कार्बन आएंगे, एटम्स जुड़ सकते हैं। बहुत सारे जुड़ सकते हैं अभी ऐसे। अभी कुछ ओके क्लियर हुआ सर। कि नहीं? ये तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया स्टडी, आयनिक कंपाउंड्स और उसके फीचर्स। आयनिक कंपाउंड के फीचर्स एक मैं इधर इधर ही डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, बॉर्न हेबर साइकिल, वो भी नोट कर लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए सीधा क्वेश्चन करेंगे इसका, सही ना? एक मैं बताऊंगा और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना। मान लो NaCl का तुम्हें फॉर्मेशन करना है, NaCl का तुम्हें फॉर्मेशन करना है, NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे बनेगा? Na सॉलिड फॉर्म में होता है, Cl एक है तो हाफ Cl2 लेंगे, हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ये ऐसे है, Na और Cl2 जब ये कंबाइन करेंगे तो NaCl बनेगा। Na + हाफ Cl2 गिव्स NaCl। इसके अंदर Na था तो मैंने Na लिख दिया, Cl था तो मैंने हाफ Cl2, क्योंकि Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। Na + हाफ Cl2 गिव्स NaCl आ गया।
अब Na सॉलिड है, ध्यान देना Na सॉलिड है, तो किसी अब इससे में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बाहर, Na से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, Cl में वो इलेक्ट्रॉन डालना है। इलेक्ट्रॉन निकालना हो या डालना हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? गैस। गैस की फॉर्म में गैसियस। होते हैं ना, गैस की फॉर्म में। तो इसलिए पहले इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कौन सी एनर्जी आएगी यहाँ पे? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन सब्लिमेशन। एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, सही ना, सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाना है, सब्लिमेशन एनर्जी। लिक्विड से गैस बनाना होता तो वेपराइजेशन एनर्जी, तो वेपराइजेशन एनर्जी। सॉलिड से लिक्विड बनाना होता तो फ्यूजन एनर्जी, सही ना, डेल्टा फ्यूजन कहते हैं, वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनेशन एनर्जी, सीधे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन निकालेंगे एनर्जी। तो बन जाएगा Na प्लस, आयनेशन एनर्जी Na प्लस बन जाएगा। अब उसके बाद हाफ Cl2 है, अब इसको पहले किस फॉर्म में लेके आएंगे? एटॉमिक फॉर्म में। गैस तो ये ऑलरेडी है ही, इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे? एटॉमिक फॉर्म में। तो इसका बॉन्ड जो है तोड़ना पड़ेगा, जब इसका बॉन्ड तोड़ना है तो डिसोसिएशन एनर्जी, कितनी? डिसोसिएशन एनर्जी। और इसमें लिखेंगे हम हाफ डी। हाफ डी क्यों लिखा? क्योंकि ये आधा मोल है, बस ये गलती मत करना, ये कॉमन मिस्टेक है जो पेपर में होती है। अगर इधर हाफ है तो इधर हाफ आ जाएगा, इधर वन था तो इधर वन आया, इधर वन था तो इधर वन आया, समझ गए कि नहीं? है हाफ है तो हाफ आ जाएगा, आधे मोल को तोड़ना है सिर्फ, तो हाफ डी आ जाएगा। कोई डाउट? तो ये आ गया Cl गैस, एक एटम आ जाएगा, Cl गैस आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन डालना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl माइनस। और Na प्लस और Cl नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैटिस एनर्जी। NaCl। और ये होगी लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और डेल्टा एच लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, ये बॉर्न साइकिल है, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताएगा। तो अगर लैटिस एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा है तो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। देखो सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव। आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ा है तो एटम को गर्म करना पड़ेगा, पॉजिटिव। देनी पड़ेगी हीट, तो पॉजिटिव। बॉन्ड को तोड़ना है, Cl के बॉन्ड को पॉजिटिव। तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव। सब दे रहे हैं हम अभी तक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर तो एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। लैटिस एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन कर रहे हैं तो अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। लैटिस एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। अब इन सबको ऐड करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी प्लस हाफ डी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, ये नेट आना चाहिए नेगेटिव। तो कंपाउंड क्या है? नेट क्या होना चाहिए? हीट रिलीज होनी चाहिए, तो कंपाउंड स्टेबल है, तो कंपाउंड स्टेबल है। समझ आ गया कि नहीं? है इसमें कोई सर हमें डाउट अभी दिक्कत? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक कंपाउंड की देनी पड़ेगी, एक मोल की देनी पड़ेगी। आयनेशन एनर्जी हमें एक कंपाउंड की नहीं, एक एटम की। सर मोल। हाँ, मोल के लिए, हाँ सही है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें अब इसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया हुआ वीडियोस में कि हाफ दिल से याद कर लेना इसको, याद है कि नहीं? है यस सर। डी से डिफ्यूजन एनर्जी, आई से आयनेशन एनर्जी, एल से लैटिस एनर्जी, एस से सब्लिमेशन एनर्जी, ई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये पूछते हैं पेपर के अंदर कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, इसीलिए डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो, याद कर लेना। लेकिन हर एक में वैलिड नहीं होगा ये बहुत कम थे। जैसे NaCl का मैंने तुम्हें करा दिया, मैंने ऐसे ही तुम्हें एग्जांपल में MgBr2 कराया होगा शायद, कौन सा कराया है? यस सर, MgBr2 कराया है। यस सर, यही करवाया है। कराया वो ना, तो एक तुम और निकाल लो अपनी तरफ से, एक तुम खुद निकालोगे अभी जल्दी से, एक निकाल लो तुम Mg3N2, Mg3N2 का फॉर्मेशन करो।
कर लिया सबने क्या? सबने कर लिया कि नहीं? आरुष? यस सर कर लिया। अच्छा तुमने ये आरुष? नहीं सर मैं नहीं हुआ सर। हाँ वो आरुष वो तभी नहीं होगा उधर से। आरुष एक बता, तूने लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें से कि नहीं अभी? सर मैंने उसमें से 12 कर लिए। कर लिए हैं? फिर समझ आना चाहिए। और दिव्यांशु ने? सर मैंने 11 करे हैं। याद हो गए हैं? यस सर। फिर समझ, फिर ना 70-80% तो समझ आना चाहिए अगर इतने लेक्चर्स कर लिए। अब वो सुना देना मेरे को अभी, जैसे याद होंगे क्लास के बाद सुना देना तुम लोग एक बार दोनों। अच्छा अभी देखेंगे Mg3N2। बाकी सब बच्चों ने कर लिया है? यस सर। Mg3N2 इसमें 3 Mg आएगा सॉलिड फॉर्म में और N2 गैसियस फॉर्म में होता है। N2 गैसियस फॉर्म में। अब इससे ये बनाना है Mg अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, N उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। Mg अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, N उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 3 Mg है, पहले इसको 3 Mg गैस में लेके आएंगे। 3 मोल है इसलिए थ्राइस ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। थ्राइस ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो थ्राइस ऑफ आयनेशन एनर्जी। थ्राइस ऑफ आयनेशन एनर्जी इसमें I1 प्लस I2 दोनों होंगे। I जो है इसमें IE1 और IE2 दोनों होगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आयनेशन एनर्जी IE1 प्लस IE2 दोनों होगा। N2 अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने बाहर। N2 इसको पहले बॉन्ड तोड़ेंगे तब इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर। एटॉमिक फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में होगा तो ही इलेक्ट्रॉन जाता है अंदर। तो इसको पहले बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल था तो 1D डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए। N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? डिसोसिएशन एनर्जी। 1 मोल था तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ N गैसियस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 2 3 तीनों आ जाएंगी। ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये बन गया 2N3 नेगेटिव। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी Mg3N2। सबको ऐड कर देंगे। किसका सही है कोफिशिएंट? स्पेशली ये कोफिशिएंट्स, ये किसका सही है पूरा? कनिष्क का, अक्षत का, बहुत अक्षत, गर्भ का, उज्जवल का, विधि का, ऋतिका का, अनुष्का, निधि, कशिश, वंशिका, समर्थ, निशि, सम्यक, दिव्यांशी, विधि वर्मा, सुधांशु, प्रथम, छवि, प्रिया, अनन्य, चलो श्रुतिका। बाकियों को समझ आ गया कैसे करना है ये? हाँ ऋषि सही है। बाकियों को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल है, इसकी 2 एग्जांपल दे दिए, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है बॉर्न हेबर साइकिल से ना। अब इसमें लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व हुई है। लैटिस एनर्जी ये भी सबको आना चाहिए, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट है ना। लैटिस आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम, तो लैटिस एनर्जी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ यहाँ पे क्या होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए 1 मोल को, लैटिस एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन। लैटिस एनर्जी दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl सॉलिड, इसको ब्रेक करना है। अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए किसमें? गैसियस में, Na+ गैसियस और Cl- गैसियस। एनर्जी रिक्वायर्ड मैंने ये जो लिख दी है, इससे तुम्हें डेफिनेशन खुद बनाना आना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉल्यूट इनटू गैसियस आयंस,
इनटू गैसियस आयंस, ये आना चाहिए। जैसे MgCl2 ले लेता हूँ, अगर MgBr2 ले लेता हूँ, सॉलिड फॉर्म में है, तो बनेगा Mg2 प्लस 2Br नेगेटिव गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलेंगे? गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए उसे क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। और उल्टा भी करना है, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous ions. Energy released when 1 mole of ionic compound is formed from its constituents in gaseous form. From its constituents in gaseous form. तो लैटिस एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी जल्दी दोनों कंबाइन करेंगे कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतनी जल्दी दोनों कंबाइन करेंगे, तो लैटिस एनर्जी रिलीज जो होगी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव में उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी और लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? एक पॉजिटिव नेगेटिव ये है, कम। एक पॉजिटिव नेगेटिव ये है, तो ये A पॉजिटिव नेगेटिव है, ये B के पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या किस में होगा? ये A और B में डिस्टेंस है, इधर A और B में डिस्टेंस ये है, तो किस केस में, किस आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? I1 में, I2 में? सर ए I1 I1 में जितने पास होंगे उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? आर स्क्वायर Square of R distance प्लस between. R प्लस प्लस R माइनस, ध्यान रखना, R प्लस प्लस R माइनस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन। आगे मैं हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी ना अकेले अकेले आयंस की होती है, तो उस केस में R प्लस अलग से आएगा, R माइनस अलग से आएगा। याद रखते हो, याद कर लेना। ये हाइड्रेशन एनर्जी जब पढ़ाऊंगा तब लिखूंगा अलग अलग। अभी एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि लैटिस के अंदर दो कैटायन एनायन एक साथ होंगे, लैटिस के अंदर रिजॉइन करना कैटायन है? एनायन एक साथ।